नमस्कार। सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, मराठी ये सारी भाषाएं सुनने में एक दूसरे से कितनी अलग लगती हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये सभी एक ही बड़े परिवार का हिस्सा है? आज हम इसी भाषाई वंशवृक्ष की जड़ों तक जाएंगे। तो सवाल यही है कि भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी विविधता है, तो क्या इन सब के बीच कोई साझा विरासत भी है? चलिए इस भाषाई पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। देखिए, इस भाषाई परिवार को समझने के लिए कई विद्वानों ने ठीक वैसे ही काम किया है, जैसे कोई मानचित्रकार जमीन का नक्शा बनाता है। उन्होंने इन भाषाओं के रिश्तों को समझकर, उन्हें वर्गीकृत करके एक पूरा नक्शा तैयार किया है। अब इस वर्गीकरण को लेकर मोटे तौर पर दो मुख्य नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ हैं भोलानाथ तिवारी, जिन्होंने भाषाओं को इस आधार पर बांटा कि वो किस अपभ्रंश से निकली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हैं डॉक्टर हरदेव बाहरी, जिन्होंने भाषाओं को हिंदी और गैर हिंदी इन दो समूहों में रखा। अपनी इस पड़ताल के लिए हम भोलानाथ तिवारी जी के मॉडल को आधार बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका तरीका हमें सीधे भाषा की जड़ यानी उसके मूल अपभ्रंश रूप तक ले जाता है। इससे पूरे वंश वृक्ष को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो फिर चलिए अब इस परिवार के वंश वृक्ष की जड़ों से ही शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे अलग-अलग अपभ्रंशों से आज की ये आधुनिक भाषाएं पैदा हुई। ये देखिए, ये वही स्रोत है जिस पर हमारा ये पूरा विश्लेषण आधारित है। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि तिवारी जी ने कैसे शौरसैनी, मागधी और दूसरी अपभ्रंशों को आज की भाषाओं से जोड़ा है। यही हमारे इस भाषाई नक्शे का आधार है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। यहाँ हम उस वंश वृक्ष को और भी साफ तौर पर देख सकते हैं। जरा देखिए कैसे शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती निकली और वहीं मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का विकास हुआ। ये कितना खूबसूरत है कि इन सबकी जड़ एक ही है। चलिए अब इस परिवार के कुछ खास सदस्यों से यानी अलग-अलग भाषाओं से एक-एक करके मिलते हैं और उनकी खासियतों को जानते हैं। हम अपने वंश वृक्ष की शाखाओं को थोड़ा और करीब से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधी की। सिंधी शब्द का सीधा ताल्लुक संस्कृत के सिंधु शब्द से है, मतलब वो भाषा जो सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में बोली जाती थी। सिंधी की अपनी 5 मुख्य बोलियां हैं और दिलचस्प बात यह है कि इसकी अपनी लिपि लंडा तो है ही, पर इसे गुरमुखी और फारसी लिपियों में भी लिखा जाता रहा है, जो दिखाता है कि इसका दूसरी संस्कृतियों से कितना मेल जोल रहा है। अब बात करते हैं लहंदा की। इसका मतलब ही होता है पश्चिमी, इसीलिए इसे पश्चिमी पंजाबी भी कहा जाता है। इसकी लिपि भी लंडा ही है और इसकी जड़ें कश्मीर की पुरानी शारदा लिपि से जाकर जुड़ती हैं। अब आते हैं पंजाबी पर। ये शब्द बना है पंज और आब से, जिसका मतलब है 5 नदियों का देश। ये नाम ही इस इलाके की पूरी भौगोलिक पहचान बता देता है। पंजाबी की भी कई बोलियां हैं, जैसे माझी और डोगरी। और हाँ, सिंधी और लहंदा की तरह इसकी भी जो मूल लिपि थी वो लंडा ही थी। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, और वो बड़ा मोड़ ये था। पंजाबी भाषा के लिए गुरु अंगद देव जी ने लंडा लिपि में सुधार करके एक नई लिपि तैयार की, जिसे गुरुमुखी कहा गया। ये पंजाबी भाषा के विकास में एक बहुत ही अहम मोड़ साबित हुआ। आगे बढ़ते हैं और गुजराती को देखते हैं। ये गुजरात प्रदेश की भाषा है और इसका संबंध गुर्जर जाति से माना जाता है। गुजराती लिपि की एक बहुत ही अनोखी पहचान है। ये कैथी लिपि से मिलती जुलती तो है, पर इसमें शिरोरेखा नहीं होती। मतलब अक्षरों के ऊपर जो सीधी लाइन खींची जाती है वो इसमें नहीं होती। अब बात महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा मराठी की। ये एक बहुत ही पुरानी और समृद्ध भाषा है। इसकी मुख्य बोलियों में कोंकणी और नागपुरी शामिल हैं। और हाँ, इसकी लिपि तो देवनागरी है, लेकिन कुछ लोग इसके लिए मोड़ी लिपि का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब पूरब की ओर चलते हैं, बंगला से मिलते हैं। ये नाम संस्कृत के बंग शब्द से आया है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, भारत में आधुनिक यूरोपीय विचारों का सबसे पहला असर बंगला भाषा और उसके साहित्य पर ही पड़ा था। बांग्ला की अपनी एक बहुत ही खूबसूरत लिपि है। वैसे तो ये निकली प्राचीन देवनागरी से ही है, लेकिन समय के साथ इसने अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान और एक अलग प्रवाह बना लिया। और आखिर में इसी परिवार के 2 और महत्वपूर्ण सदस्य हैं,
पहली है असमिया, जो असम की भाषा है, और दूसरी है उड़िया, जो प्राचीन उत्कल यानी आज के उड़ीसा की भाषा है। इसकी लिपि का विकास ब्राह्मी की उत्तरी शैली से हुआ था। तो इस पूरे सफर से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये बिल्कुल एक बड़े से पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें तो एक ही हैं, लेकिन उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि आज हमें जो भाषाओं में इतनी विविधता दिखती है, चाहे वो लिपियों का फर्क हो या बोलने के लहजे का, इन सब के पीछे एक बहुत गहरा और साझा इतिहास छुपा हुआ है। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब इन भाषाओं की लिपियां तो अलग-अलग विकसित हुईं, लेकिन इनकी आत्मा और इनकी जड़ें एक ही हैं, तो इस भाषाई परिवार का भविष्य आखिर कैसा होगा? ये सोचने वाली बात है।